हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड के पेपर के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अफेक्टेड बाय, यानी कि जब भी हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चॉइस करते हैं या फिर सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या चीज हमें अफेक्ट करेगी। ऑप्शंस हैं मार्केट कंसिडरेशन, सेकंड है प्रोडक्ट कंसिडरेशन, मिडिलमैन कंसिडरेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेलेक्ट करते हैं तो मार्केट कंसिडरेशन भी हमें अफेक्ट करेगा, प्रोडक्ट कंसिडरेशन भी, और मिडिलमैन कंसिडरेशन। ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चॉइस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व्स इन इंडिया, यानी कि मॉनेटरी रिजर्व्स ऑफ इंडिया में इंडिया के अंदर कस्टोडियन कौन होगा। एसबीआई होगा, सिडबी होगा, नाबार्ड होगा, या फिर आरबीआई होगा। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, आरबीआई कस्टोडियन होगा मॉनेटरी रिजर्व्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर टू गवर्नमेंट इन मॉनेटरी एंड फिस्कल मैटर्स इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का जो फिस्कल एजेंट और एडवाइजर होगा मॉनेटरी या फाइनेंशियल मैटर्स को लेके, वो कौन होगा। एसबीआई, इडबी, आईसीआईसीआई, या फिर आरबीआई। तो फ्रेंड्स, अगेन इसका बहुत ही सिंपल आंसर है जो कि है डी, आरबीआई इसका एडवाइजर और फाइनेंशियल एजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द डिप्रेशन इट इज एडवाइजेबल टू, यानी कि डिप्रेशन के टाइम पे क्या एडवाइजेबल होगा। फर्स्ट है लोअर बैंक रेट एंड परचेज सिक्योरिटीज इन द मार्केट, या फिर इंक्रीज बैंक रेट एंड परचेज सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। थर्ड ऑप्शन है डिक्रीज बैंक रेट एंड सेल सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, या फिर फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज बैंक रेट एंड सेल सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिप्रेशन के टाइम में लोअर बैंक रेट और परचेज सिक्योरिटीज मार्केट में ही हमारे लिए एडवाइजेबल होगा, क्योंकि जब तक वो बैंक की जो रेट है वो लोअर नहीं होंगे तो कोई भी पर्सन उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा जिस भी पर्पस के लिए वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एम्ड एट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि जो बैंक का जो नेशनलाइजेशन होता है उसका क्या पर्पस होता है। एक्सेप्ट यानी कि आपको ऐसा फंक्शन बताना है या ऐसा ऑब्जेक्ट बताना है जो उसका काम नहीं है। ऑप्शन है रिमूवल ऑफ कंट्रोल बाय अ प्यूपिल, या फिर प्रोविजन ऑफ कंट्रोल बाय अ फ्यू। थर्ड है प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट यूनिट, या फिर फोर्थ एनकरेजमेंट ऑफ न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि जो भी फ्यू हैंड्स के अंदर जो कंट्रोल है उसको रिमूव करना, ये इसका फंक्शन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ अ कंज्यूमर। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंज्यूमर हटा लीजिएगा। द पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक विच इट हैज टू कीप विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व इज टर्म्ड एज, यानी कि जो भी टोटल डिपॉजिट का जो पोर्शन है कॉमर्शियल बैंक में रखा जाता है आरबीआई के पास, कॉमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व के फॉर्म में, उसको क्या कहा जाता है। सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, या रेपो रेट। तो फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है सीआरआर, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्फेसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसका एम्फेसिस है। डेवलपमेंट पे एम्फेसिस होता है, पनिशमेंट पे, प्रमोशन पे, या फिर डिमोशन पे। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो एम्फेसिस होता है वो होता है डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ जॉब एवेल्यूशन इज, यानी कि जॉब एवेल्यूशन का पर्पस क्या है। ट्रेनिंग, प्रमोशन, वेज फिक्सेशन, या फिर ट्रांसफर। तो फ्रेंड्स, जॉब एवेल्यूशन का जो पर्पस होता है वो हम यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बेस फिक्सेशन इसका पर्पस होगा। वैसे जॉब एवेल्यूशन का पर्पस होता है जो भी पर्सन है उसकी पूरी जॉब को इवेल्युएट करना, कितना काम कर रहा है, जो स्टैंडर्ड उसको दिए गए थे उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितनी उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, ये सारा इवेल्युएशन इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है इंडक्शन मीन्स, इंडक्शन का क्या मतलब होता है। ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉय, या फिर सर्टिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है, इंडक्शन का मतलब होता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर प्रोडक्टिविटी मीन्स, यानी कि लेबर प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है। आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, या फिर आउटपुट इज लेस देन इनपुट, या फिर आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, या फिर आउटपुट इज नेगेटिव। तो फ्रेंड्स लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पर ये है आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, यानी कि जितना इनपुट दिया गया उतना आउटपुट निकल कर आई, यही लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड क्या है। टास्क मेथड है, प्राइस मेथड है, एमबीओ है, या फिर लिंक मेथड है। तो फ्रेंड्स परफॉर्मेंस यहाँ पे अप्रेजल की हम बात करें तो यहाँ पर जो एमबीओ है वो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस हैं रेशियो बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, ऑल लाइबिलिटीज, ऑल असेट्स, या फिर असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो फ्रेंड्स कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल है उनमें रेशियो बताना है। दो तरह की फ्रेंड्स कैपिटल स्ट्रक्चर में दो तरह की कैपिटल रखी जाती है, एक होती है इक्विटी बेस्ड, एक होती है डेट बेस्ड। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोपोर्शन होता है या हम रेशियो बोल सकते हैं वो हमेशा चेंज होता रहता है। अगर ये 50-50 भी हो सकते हैं और ये 20-80 भी हो सकते हैं, 80-20 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंपनी पर। नेक्स्ट है द आइटम क्लोजिंग इन्वेंट्री इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर, यानी कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो बैलेंस शीट में कहाँ शो की जाती है। ऑप्शंस हैं फिक्स असेट्स, करंट असेट, करंट लाइबिलिटीज, या फिर मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है करंट असेट्स। करंट असेट्स में शो की जाती है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स, यानी कि जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है उसका क्या मतलब है। ट्रेडिंग ऑन एरियर्स फंड, ट्रेडिंग ऑन बोरोड फंड, ट्रेडिंग ऑन फैमिली फंड्स, या फिर ट्रेडिंग ऑन फ्रेंड्स फंड। तो फ्रेंड्स ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है बोरोड फंड से, जो भी कंपनी ने बोरो करा है फंड वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बताती है। नेक्स्ट मार्केटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, यानी मार्केटिंग के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है। टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, राइट यूटिलिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स मार्केटिंग की बात करें तो इसके अंदर ये सारी चीजों को ही इंक्लूड किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का, आपको ये बताना है। अगर आपने कॉस्ट का मीनिंग पता है आपको, अगर आपको इसका फीचर्स पता है तो आप इसको थ्रू भी बता सकते हैं। ऑप्शंस देखिए, कॉस्ट असरटेनमेंट, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल ऑडिट, प्रॉफिट एनालिसिस। अब यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, जो कॉस्ट का जो डायरेक्ट अगर हम देखें जो मेन प्राइमरी फंक्शन है कॉस्ट का वो होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का कि कॉस्ट को एसरटेन करना, यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पे देखना कि उस पूरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, और आप उसके जो भी आपने उस पर एक्सपेंस किया है आप ऐसे कितनी कॉस्ट चार्ज करोगे कि आपको बेनिफिट भी हो जाए। ठीक है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट को एसरटेन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जबकि बी, सी एंड डी हमारे कॉस्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर विच फर्म। अब जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो अप्रोप्रिएट है किस फर्म के लिए, हमें ये बताना है। ब्रिकलेइंग फर्म्स, ट्रांसपोर्ट फर्म्स, हॉस्पिटल्स, या ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स। तो देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग वो होती है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस होती हैं। ब्रिकलेइंग फर्म में डिफरेंट प्रोसेस नहीं होती हैं, ट्रांसपोर्ट फर्म्स में भी डिफरेंट प्रोसेस नहीं होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी डिफरेंट प्रोसेस नहीं होते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स की तो इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस होती हैं। पहले जो ऑयल होता है उसको काफ़ी प्रोसेस में हम उनको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं जब तक वो बिल्कुल प्योर नहीं हो जाता, यानी कि डिफरेंट प्रोसेस हुई तब हम हमारे पास जो बेस्ट आउटपुट निकल कर आएगा वो क्या होगा, बहुत सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद निकल कर आएगा। इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑयल रिफाइनिंग फॉर्म्स है वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन हाउ मैनी वेज कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन, यानी कि कितनी तरह से हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन को कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं।
3 वेज से, 2 वेज से, 4 वेज से या फिर मैनी वेज से। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये पढ़ा होगा, जब आपने कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे डिफरेंट क्लैरिफिकेशंस दिए होते हैं कि आप कॉस्ट को कितने टाइप्स में डिफाइन कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई पर्टिकुलर 2, 3 या 4 तरीके नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप कॉस्ट को कर सकते हो। जैसे कि इंटरनल कॉस्ट हो गई, एक्सटर्नल कॉस्ट हो गई, आपने पढ़ा होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, डिफरेंट वेज होते हैं जिसके थ्रू आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैनी वेज। ठीक है, आप उसको कैसे भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी कर सकते हो कॉस्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई, आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट हो गई, तो डिफरेंट वेज है, यानी कि एक्टिविटी के बेसिस पे आपने उसको कर दिया, फंक्शन के बेसिस पे आपने कर दिया, या फिर प्रोडक्ट से कंसर्न है उससे रिलेटेड कर दिया। जैसे कि ये प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है तो हो गई इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट रिलेटेड है तो हो गई डायरेक्ट कॉस्ट। तो आप डिफरेंट तरीके से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप उसका क्लासिफिकेशन जो भी है वो आप पूरा प्रोसेस आपको पता है, या फिर आप कोई और नया तरीका आपको पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये टाइप्स होते हैं, इन बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच कॉस्ट इज इनकर्ड इवन इफ द कंपनी इज क्लोज्ड। अब हमें यहाँ बताना है कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है इनकर्ड होती है जब हम किसी भी कंपनी को क्लोज करते हैं, शट डाउन करते हैं। ठीक है, संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट। यहाँ पे क्लोजिंग की बात की जा रही है। ठीक है, परमानेंट है, क्लोजिंग कर रहे हैं आप किसी भी कंपनी को, तो वहां पे इनकर्ड कौन सी कॉस्ट होगी। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शट डाउन कॉस्ट। क्योंकि आपने अपने बिजनेस को शट डाउन कर दिया है तो वहां पे शट डाउन कॉस्ट आएगी। संक कॉस्ट वो होती है जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो संक कॉस्ट कहलाती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जो हमारी प्रीवियस टाइम से रिलेटेड होती है। इम्प्यूटेड कॉस्ट भी हमारी इससे रिलेटेड नहीं आएगी जब हम अपना बिजनेस क्लोज करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑल्सो नोन एज। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और किस नाम से जाना जाता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस या फिर मेजर एक्सपेंसेस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो डायरेक्ट कॉस्ट को हम अगर बात करें, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बता दूंगी, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि आपका राइट आंसर आपको पता है या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगी कि आपको, आपके ऊपर छोड़ूं, जिससे कि आप, अगर आपको पता है तो आप उसका आंसर करें, नहीं पता है तो आप उसको गूगल करके करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब कोई क्वेश्चन हमें नहीं पता होता है और हम तभी उसको गूगल करते हैं तो वो ऑल टाइम के लिए हमारे माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, वेयरहाउस रेंट इज अ पार्ट ऑफ विच कॉस्ट। अब वेयरहाउस रेंट जो है वो हमारी किस कॉस्ट का पार्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट का, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का, प्राइम कॉस्ट का या फिर फैक्ट्री कॉस्ट का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेयरहाउस की बात की जा रही है, तो वेयरहाउस हमारा किससे कंसर्न होता है, ये हमारे प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है। जो हम जो भी हमारा माल है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने, जो भी हमारी पार्टी है उसको, तो वहां पे इसको इंक्लूड कर लिया जाता है। क्योंकि हम अपना जो भी रेंट आ रहा है हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि उसके प्राइस बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेंडर, यानी कि टेंडर क्या है। एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, एस्टिमेशन ऑफ यूनिट्स या फिर एस्टिमेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो अब यहाँ पे बताना है कि टेंडर प्राइस जो होता है वो हमारा किससे कंसर्न होता है। तो फ्रेंड टेंडर की बात करें तो यहाँ पर हमें एक टेंडर जो होता है उसमें कॉस्ट का एस्टिमेशन नहीं होता है, ना कि प्रॉफिट का, ना ही यूनिट का। इसके अंदर होता है हमारे सेलिंग प्राइस का एस्टिमेशन। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अ टोटल ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज। अब जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं ये हमारी उसके पूरे टोटल को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, प्राइम कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट की बात आई है तो डायरेक्ट कॉस्ट के लिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के जितना भी बैलेंस होता है उस पूरे टोटल को हम प्राइम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसमें से कौन सा आइटम हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, प्लानिंग,
कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जा रही है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप यहाँ पर देखिए हम क्या चीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से कंसर्न है, कॉस्टिंग की बात कर रही है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग ये हमारी अकाउंटिंग की कोई भी हमारी ब्रांच हो सब में काम आएगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग की ब्रांच कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, ये आप सबको पता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई हमारी, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या, प्रॉफिट शेयरिंग, ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट है टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज व्हाट टाइप ऑफ कॉस्टिंग। अब जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो किस तरह की कॉस्टिंग को इंक्लूड करती है, मल्टीपल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग या फिर बैच कॉस्टिंग। तो फ्रेंड टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है वो अपने यहाँ जो कॉस्टिंग मेथड यूज करती है उसे बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।